नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक जोशी आप सभी का लेट्स वॉक टॉक में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरा विश्व आज कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। भारत भी कोरोना से लड़ाई में भारत ने 25 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लागू किया था और उसी लड़ाई में कल केंद्र सरकार ने इस लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया। अब इस दरमियान 25 तारीख से लेकर आज तक आप लोगों ने हजारों बार कम से कम लॉकडाउन शब्द सुना होगा। क्या आप लॉकडाउन के मायने जानते हैं? क्या आप लॉकडाउन शब्द के लीगल पहलू से अवगत हैं? आज इसी लॉकडाउन से संबंधित कानूनी परिप्रेक्ष्य या लीगल आउटलुक को समझने के लिए मैं आप सबके सामने एक एक्सपर्ट पैनल के साथ मौजूद हूँ। आज हमारे साथ पैनल में हमारे विषय पे जो कि है लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन एंड अ लीगल आउटलुक, इस पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार बिश्नोई जी, जो कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं मिस्टर नितिन अग्निहोत्री, जो एलएलएम के छात्र हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में लीगल रिसर्चर रह चुके हैं। नितिन अग्निहोत्री जी, आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। हाय दीपक। हेलो। आज हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं एडवोकेट अक्षय अग्रवाल जी, जो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। अक्षय अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। हेलो दीपक जी। हाय सर। हाय नितिन। हेलो। हाय हेलो सर। तो दोस्तों, आज का टॉक जो है हमारा 3 भागों में डिवाइडेड है। तीनों भागों के टाइटल आपके सामने नीचे आते जाएंगे जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जाएगा। तो आज के इस शो के पहले भाग में हम आगे बढ़ते हैं, जिस भाग में हम नेशनल लॉकडाउन या कहने लॉकडाउन और लॉ, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। तो पहले भाग का पहला सवाल पूछने से पहले मैं थोड़ी ये बात बताना चाहूंगा कि जैसा माना जाता है कि समाज में रहते हुए हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, ऐसे ही सरकारें या गवर्नमेंट जो भी काम करती हैं वो एक लॉ की सीमा में काम करती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये थीम डिसाइड किया। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क एंड बेसिस ऑफ लॉकडाउन? इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम नरेंद्र कुमार बिश्नोई सर के पास चलेंगे और उनसे उनकी राय जानते हैं। सर, ओवर टू यू। नमस्कार। जैसा कि दीपक ने स्टार्ट किया है, कुछ वर्ड्स हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, लॉकडाउन और कर्फ्यू। एंड इफ यू फाइंड इन एनी लेजिस्लेशन दीज वर्ड्स आर नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड। लॉकडाउन इज मीन एज द फ्री मूवमेंट of goods are restricted except the essential commodities. And when we compare this lockdown from the curfew is not specifically defined, but under section 144 of CRPC, district magistrates, SDM, and the executive magistrate has power to issue orders in urgent case of nuisance and apprehend dangers. And what type of powers they are exercising when they impose lockdown and the curfew? If we go through with our Indian Penal Code, there are some sections which becomes relevant. The first sections that which become relevant was section 188 of IPC, which says if there was a disobedience of an order issued by any public servant, then it is punishable. So if there is any directions issued by the local government in any district or locality and you are not following their orders, that would be punishable under section 188. There are some another sections also in IPC that becomes relevant here was 269. If the persons are committing any negligent act likely to spread infection of any dangerous disease. Same thing in 270 if there is a malignant act or dangerous to lives. So these are the general provisions which was applicable during the time period of lockdown and to make it as a punishable. But there are some specific legislation also. First legislation was passed in 1897 that was related to it Epidemic Disease Act. It was passed at that time when there was a plague
in Bombay area, and the pupils are trying to mitigate from Mumbai. So they have imposed these legislations, and in this legislation they have given the power under Section 2 or 2A to both center and state government that they can take measures if any area is threatened with dangerous epidemic disease. And the government finds that the ordinary provision of law are insufficient for the purpose, they can require any persons to take some measures and the temporary regulations. And in that particular act also, Section 3 provides if any persons are not following those directions, then there is a provision for disobeying those regulations, and that would be governed by Section 188 of IPC. Later on, when a specific legislation in the form of Disaster Management Act 2005 is also passed, and actually it was created to cater the problem like earthquake, floods and the fires. But the moment on 24th March, the Home Ministry declared it as a notified disasters. The Prime Minister, who is an ex officio chairman of National Disaster Management Authority, has power under Section 6.2 to take measure for prevention and mitigation of the disasters. So after reading all those provisions, if you read IPC, CRPC, Epidemic Disease Act and the Disaster Management Act, we can find that the action taken by the central government are legally tenable according to our constitutions. Thank you very much, sir. Now I would like to take this question to our next speaker, who is Mr. Nitin Agnihotri. So Mr. Agnihotri जी, जैसा कि सर ने हमें लीगल फ्रेमवर्क बताया, अलग अलग एक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोविजंस हैं, तो लॉकडाउन के अलावा कुछ और शब्द हैं जो हमारे सुनने में आ रहे हैं, जैसे कि क्वारंटाइन, आइसोलेशन, कर्फ्यू। तो आप इसी सवाल का जवाब देते हुए क्या इन शब्दों को भी, इन सब शब्दों के मायने समझाने की भी थोड़ी कृपा करें? Okay, thanks so much, Deepak. It was a nice question. So I would like to tell my audience कि lockdown and law and quarantine, as you said, so these all are interrelated in the present scenario. Like India has taken extreme measure of enforcing a 21-day lockdown. I really appreciate the PM Modi. It's a great achievement on his part, and he has emerged as a strong prime minister. So first he imposed the moment the cases crossed 600, he imposed the lockdown. Looking at the situation of Italy and other European countries, especially Spain, Italy, Switzerland, or yesterday I was looking for Netherlands and this our Belgium. These are 100 times in area and population smaller country than China, and they have exceeded the number of deaths in China more than China, है ना? After the US and Spain, Italy, and America, leaving the major countries. So the situation was very grave, and the moment he imposed the lockdown. So from where I would like to discuss the constitutional aspect of this lockdown first. Before the Act of 2005, Disaster Management Act, NDMA, where special NDMA authority is also constituted, and our Prime Minister of India, he is the head of the authority. So prior to this, in 84, like we have already faced the Bhopal gas leak. That was also a great disaster. Then the अपना कच्छ में जो earthquake आया था 2001 में, and then tsunami जो 2004 की थी. तो ये सारे एक तरह के डिजास्टर थे, एंड वी नीड अदर देन आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और ये पुलिसिंग, इसके अलावा हमें एक स्पेशल अथॉरिटी चाहिए थी जो इस टाइप के केसेस से डील कर सके. और हमारे पास एक प्रोविजन भी नहीं था. अगर आप देखें दीपक, इसमें हमारे पास था 352 आर्टिकल Constitution India, 356 and 360, which talks about the national emergency for external on behalf if the security of India on or any part of India, its territory is threatened by war, external aggression और armed rebellion. ये 3 ग्राउंड थे नेशनल लेवल पे कुछ बड़ा करने के लिए, है ना? लॉकडाउन या फिर कुछ इस टाइप की सिचुएशन हमारे पास एक एक्सप्लिसिटली ऐसा कुछ था नहीं. तो मतलब luckily we got this disaster management act after tsunami, so it is now coming to our rescue. अभी इसमें क्या था, अगर disaster management act नहीं होता तो हमें जाना पड़ता इस पे एक्सटर्नल एग्रेशन मानते हैं हम इसको, ऐसे जैसे इटली वॉर डैमेजेस क्लेम कर रहा है चाइना से, तो वी माइट हैव ट्रीटेड इट एज लाइक एक्सटर्नल एग्रेशन, बायोलॉजिकल अटैक.
और द केमिकल वेपन, है ना, जो मिलिट्री करती है फिजिकल अटैक वो तो अलग बात है, तो इट्स अ वार लाइक सिचुएशन एंड मोस्ट ऑफ द नेशंस आर क्लेमिंग द वॉर डैमेजेस. सो फर्दर एस नरेंद्र सर ने बताया काफी सारे प्रोविजंस. I would like to come now to IPC and disaster management. I will explain exhaustively within a short period of time. Just give me 3-4 minutes, है ना. इसमें क्या है, हमारे पास है 268 पब्लिक न्यूसेंस, 269 नेग्लिजेंट एक्ट, जिसमें किसी ने खांस दिया, छींक दिया, किसी को ट्यूबरक्लोसिस है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जो आते रहते हैं. आई एम टेलिंग दिस बिकॉज आई एम ऑल्सो माइक्रोबायोलॉजिस्ट. माई ग्रेजुएशन वॉज इन माइक्रोबायोलॉजी, सो माई फेवरेट सब्जेक्ट वॉज वायरोलॉजी, सो आई यूज्ड टू स्टडी ऑल दिस. तो मैलिग्नेंट डिजीज में क्या है कि अपना जैसे कि किसी को सार्स हुआ था 2004 में, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. इट्स अ म्यूटेटेड सेम उसका नेक्स्ट स्ट्रेन टाइप है कोरोना वायरस. पहले ही हमारे पास 5 टाइप्स के कोरोना वायरस हैं जिसका इलाज अपने आप हो जाता है. अगर किसी को डिजीज हो तो अपने आप ठीक हो जाता है विद इन 5-6 डेज, इम्यून सिस्टम ठीक कर देता है. बट इट्स अ नोवल लाइक म्यूटेंट वर्जन. अब कई सारे लोग कुछ अभी प्रीवियसली कुछ दिन पहले एक वो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें 12th स्टैंडर्ड की एक बुक का फोटो डाल रहे थे कि कोरोना वायरस इसको डॉक्टर्स नहीं देख रहे हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं, वो सब देखते हैं. एवरीबॉडी जितने लगे हुए हैं सिस्टम में वो कुछ तो क्वालिफिकेशन है, तभी तो वो सब इस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं. इट्स अ म्यूटेंट स्ट्रेन. तो जो वायरल स्ट्रेन्स का दीपक मैं आपको बताऊं, इसमें होता क्या है कि when I used to study virology, इसमें होता क्या है कि जो इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन होते हैं जैसे कोरोना वायरस है और अपना डेंगू का हो गया, every 4 years they get evolved. अब उनका ट्रीटमेंट जो हमने वैक्सीन 4 साल पहले बनाई थी वो अब काम नहीं आएगी, अब थोड़ा सा म्यूटेंट हो गया है ना, और कई सारे उनके इस टाइप से म्यूटेशन आ जाता है. तो अब हमारे पास क्या है, क्वारंटाइन लॉ है. सर ने जैसे बोला 269 में नेग्लिजेंट एक्ट है, मैलिग्नेंट है या फिर डेलिबरेट है या फिर, है ना, जब मैलिग्नेंट कोई ऐसा ट्रांसमिट कर रहा है सार्स वगैरह, वो जा रहा है क्राउडेड एरिया में, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया है, वो खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली कनिका कपूर पे आया है, इसलिए इसके अंडर FIR 188 में ऑफ द इंडियन पिनल कोड रजिस्टर करी जा सकती है. अब उसमें दिक्कत क्या आती है, पुलिस वाले इतने लीगली अवेयर नहीं होते, वो इतने लीगली मतलब लाइक उनके इतना वो लीगली साउंड नहीं होते. तो दिक्कत क्या आ रही है कि जो 195 CRPC का प्रोविजन है इसको भूल गए. 188 इंडियन पिनल कोड में है कि वंस अ कंप्लेंट इज लॉन्च्ड देन ओनली बाय द पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट, जिसके सामने जिसकी पब्लिक अथॉरिटी को वायलेट किया गया, अगर डीएम ने या फिर जैसे सर ने बताया 144 में ऑर्डर इशू किया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, अगर उसकी अथॉरिटी को वायलेट कर रहे हैं, लाइक आई वाज प्रैक्टिसिंग सुप्रीम कोर्ट, तो एक ऐसा केस और आया था हमारे पास, सो आई कैन रिकलेक्ट. उसमें था कि जब तक जो कोर्ट जिसमें कोई ऐसा उसकी अथॉरिटी को वायलेट नहीं किया, पब्लिक सर्वेंट जिसकी अथॉरिटी को वायलेट नहीं किया, तो कंप्लेनेंट कंप्लेंट करेगा अंडर 195 और देन इट विल बी टेकन कॉग्निजेंस. अब वो डायरेक्टली FIR रजिस्टर कर रहे हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए. अभी रिसेंटली पिटीशन वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट टू कैश ऑल द FIRs. अब वो सारी FIRs क्वेश टेक्निकल ग्राउंड पे तो कर सकते हैं, बट उसको गवर्नमेंट अल्टरनेटिवली पनिश करना है, जिन्होंने वायलेशन किया है उसको तो करेंगे. अब बात आती है कि जो मैं बोल रहा था कि इस पे जो प्रोविजन हमारे इसके कॉन्स्टिट्यूशन के नेशनल इमरजेंसी, ये प्रोविजन एक बार हमारे बीच में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट अक्षय अग्रवाल जी बैठे हैं, एक बार उनके पास समझते हैं इन प्रोविजन का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजरल लॉ में कैसे होता है. तो आई वुड लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन टू मिस्टर अक्षय अग्रवाल. तो अक्षय अग्रवाल जी, क्वेश्चन वही है. अब हम लोग आपका व्यू जानना चाहेंगे इस सवाल पे कि व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क एंड बेसिस ऑफ लॉकडाउन. लेकिन एक सवाल था मेरा कि इज लॉकडाउन अ डिजास्टर एज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात. Correct, exactly. Deepak ji, what we need to understand is at this very moment there was no specific law in the entire country of India as being enacted that shows that Indian government can put up a lockdown situation in the state. Okay. So basically an act, National Disaster Management Act of 2005 was used as a basis to introduce the concept of lockdown in India, first of all. Now the question came up whether the situation of pandemic is to be treated as a national disaster or not. So Section 2D talks about what is a disaster. So before implementing it under the National Disaster Management Act, so the MHA introduced pandemic as a notified disaster. First thing, right? Secondly, what happened in Section 10 of the DM Act, they have notified that they would be issuing guidelines in regard to it.
But the problem is when we are issuing guidelines, so national disaster will consider with the state will consider with district will consider with the local areas, right? So it is a complete web of 3 or 4 various different laws that are to be taken care of. Now, first thing which come up is we are following a British law, Epidemic Disease Act. ये बॉम्बे में पहली बार लॉन्च हुआ था 1897 में, बिकॉज वहां पे प्लेग का सिचुएशन बहुत फैल गया था. सो नेसेसरी मींस नहीं थे, इंफ्रा नहीं थे, तो एक अनलिमिटेड पावर दे दी गई थी उस एक्ट के तहत कि लोकल अथॉरिटी और स्टेट को जो भी सही लगे इस चीज को खत्म करने के लिए वो कर सकती है. लेकिन जब आजादी के बाद जब संविधान बना तो उसके अंदर हमें देखना होगा कंकरेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 23 that talks about your social that talks about social security and social insurance, and entry number 29 that talks about prevention of the extension from one state to another of infectious contagious diseases. So what we need to understand is state governments and parliament does have a power to enact such laws that can introduce the concept of lockdown, first of all. But at this very moment when this situation has been arose, they weren't having one. So what happened, on the basis of an executive decree in the form of a notification, they use Disaster Management Act, right? So under a decree, they have passed this order. Again, they pass an executive decree that IPC would be taken care of, criminal procedure would be used, Epidemic Act would be used. Along with that, concurrent list, entry number 23 and 29 will give a backing to the action which they have done, right? But there is a problem also. Basically, in 2008, by the National Disaster Management Authority, they have introduced a guideline, a framework in relation to the biohazard issues. So a complete guideline had been made in regard to it. It's a 168-page guideline, and I will share the link of that particular entire report which had been formulated by them. At this very moment, the concept which you guys are hearing about red zone, green zone, and orange zone, and are being taken care from that guideline itself, right? But there is an issue on the administrative level. While we are dealing with these complex laws and the tandem and the web complex of these laws, there is a clarity and there is a vagueness in the executive decrees which has been so issued. Because you have to understand, as sir have explicitly explained, there is curfew under 144 and there is lockdown. It is not defined anywhere. But we need to understand the ambit of curfew and lockdown. Curfew does give a power to the local authority, police, to the SSPs, or depending upon the commission, whether there is a commissionerate or whether there is a SSP system in the state, they can arrest a person. But in a lockdown, it doesn't talk about the arrest. It talks about the detention of the person, restrictions of the persons, not the person. Means an individual have an utmost right under these laws to have a movement, but there is a vagueness in the executive decrees so passed by the state, so passed by the centers, so the legality around it is actually clouded with so many executive decrees. That's why you can see during early introduced, there were so many frequent amendments. So that's why, because थोड़ी आवाज, and there is one more issue. अक्षय जी, there is one more issue. आवाज कट रही है, मैं आपके पास वापस आता हूं. तब तक मैं अगले इसी पहले पार्ट के अगले क्वेश्चन पे मैं पहुंचना चाहूंगा. मैं वापस नरेंद्र बिश्नोई जी के पास जाना चाहूंगा. सर, आज का हमारा सेकंड सवाल, जो दूसरा सवाल है, वो है अप टू व्हाट एक्सटेंट गवर्नमेंट्स पावर्स कैन एक्सटेंड इन सच अ सिचुएशन और इन लॉकडाउन्स. तो सर, आप जैसे कल 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड हो गया लॉकडाउन दूसरी दफा, तो आज हर भारतीय के मन में एक सवाल तो सबके मन में होगा कि क्या 17 मई को भी लॉकडाउन खुलेगा या दोबारा एक्सटेंड हो सकता है. तो क्या कोई सीमा है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट इतने समय तक ही लॉकडाउन को बढ़ा सकती है, जैसे हमारी ऑर्डिनेंस की सीमा होती है, इतने महीने तक वैलिड होती है? तो क्या ऐसी कोई समय सीमा है लॉ में या कोई समय सीमा नहीं है? हाँ, दोबारा हम उसी क्वेश्चंस पे आते हैं. जैसे हमने पहले क्वेश्चंस पे डिस्कस किया, देयर आर वेरियस प्रोविजंस फ्रॉम आईपीसी, सीआरपीसी, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. If we deal all of those acts together and consider the power of the central government, I can say they have very wider powers to deal with these type of situations. After the Disaster Management Act, they have given more teeth to deal with these type of situations,
as Akshay recently told that in lockdown there is no provision for punishment specifically. But when we apply the Disaster Management Act, that gives them power to punish, that gives power for imprisonment, for the fines. Okay. Okay. So these power arises when we apply all those laws together in one frame. Second thing we can also discuss, even there is no specific time period is provided for applicability of when lockdown can be goes, up to what extent it can be gone. But not only these things, there are some new area also where the government has introduced their power. I'm just sharing one example. I hope everybody got that WhatsApp message in which a person from Indian origin who is living in the USA, and he shows himself as a person experiences epidemic disease. He says that by this particular disease, more than 40 to 50 crores of people will be infected in India, and more than 50 to 50 lakhs will be died. When there is a closer scrutiny is done by the government, they find that the person has not any experience with epidemic disease. He has specifically used the logo of John Hopkins University of USA. He has not any relation with that particular university. So then when this matter goes to the Supreme Court, and the Supreme Court has given a guideline and issued that the center should make an official pro forma or an official committee that will update every residents, every citizens or every persons of India about the official data of the persons who are infected from this disease, the persons who are specifically died, and what are the measures taken by it. And they are saying that there is also a power under Section 54 of Disaster Management Act, and by which they can punish any persons who is dealing with any rumors regarding it. Even we have heard from the WHO, which specifically says we are fighting these terms in twofold: one for this epidemic disease, and second the rumors which was specifically spread by social media. Okay. And even you know about it, about the WhatsApp messages now. If you are getting any forwarded message, and if you want to share it now, it is restricted from 5 to 1. If it is a forwarded messages, so the government has a very wide powers, and they can do anything for the stoppage and for spreading of this epidemic disease. Okay, great, thank you. I would like to go to Akshay ji. As Akshay ji, you are practicing advocate, so we would like to understand, as we have seen in Uttar Pradesh also, the government is imposing National Security Act, and in many other cases we are arresting people for violating lockdowns. As you already said, हम लॉकडाउन में अरेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, पावर नहीं है, लेकिन बाकी एक्ट्स को अप्लाई करके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट या आईपीसी वी कैन अरेस्ट, गवर्नमेंट कैन अरेस्ट. तो आप इसमें क्रिमिनल एक्शन के विषय में बताएंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा कि कैसे लॉकडाउन में क्रिमिनल एक्शन गवर्नमेंट स्टेट ले सकती हैं या ले रही हैं प्रेजेंटली. सर, इस चीज को लेके ना हमको एक चीज का अंदाजा लगाना चाहिए, आर्टिकल 38 के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट. बेसिकली व्हेनेवर एनी एक्शन, एनी पॉलिसी or any act has been enacted by the parliament or by the state legislature, or any executive decree had been passed, so the crux behind that policy should be the social order should be maintained, right? Along with that we need to understand there is a general public interest attached to the actions which are to be taken under this disaster which is happening, this pandemic which is happening across India, right? So when it comes to enforcing the criminal side of the situation, right? So we can talk about, as already explained by Mr. Agnihotri, like using section 188 or the action which are being committed by the other person, they can be covered under 279 or 280. So these are specific acts which can be treated as an offense, or specific misconduct on the part of a person that can be treated under definition of an IPC. Obviously you can file a complaint against that person. But when it comes to introduction of National Security Act, it means a wide discretion has been given over the police officials, like any person who in one way or the other किसी भी तरीके की अगर वो बाधा उत्पन्न करता है इस लॉकडाउन के अंदर, इस लॉकडाउन के दौरान, उसके ऊपर हम एनएसए अप्लाई कर देंगे. भाई आपके पास ताकत आ गई 5 दिन तक बिना किसी को कोई बात बताए उसे डिटेन करने की, कोई रीजन भी देना आपको, फिर आप रीजन देंगे तो 10 दिन तक रख सकते हैं उसे आप अंदर, ठीक है. अगर आपको कोई एविडेंस मिल जाएगा तो 3 महीने, फिर कमेटी से अप्रूवल मिलेगा 6 महीने, 6 महीने से फिर अप्रूवल मिला 1 साल. तो कहने का पर्पस ये है कि आपको ये समझाना होगा कि यहाँ पे जो डिजास्टर हुआ है इसमें इंडिविजुअल की कोई गलती नहीं है,
बिकॉज कहीं ना कहीं हमको सिर्फ ये समझना कि हेल्थ है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, पब्लिक हेल्थ ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एक मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ का भी क्वेश्चन आता है। क्या हमारा सोसाइटी इतना ट्रेंड है कि इस लेवल के प्रेशर को सस्टेन कर सके? आप खुद सोचिए, जिस देश के अंदर 70% पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ थ्रू इट्स रेवेन्यू, थ्रू इट्स सोर्स ऑफ इनकम, अचानक से अगर आप वो चीज रोक देंगे, जिनके पास रिजर्व्स 15 दिन के 18 दिन के हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट होगा। तो आप उसे कैसे करप्ट करना चाहते हैं? आप एनएसए के थ्रू करप्ट करना चाहते हैं, या फिर पुलिस ऑफिशियल्स को ट्रेन करिए किस तरीके से सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, आप उस तरीके से एग्जीक्यूट करिए। अगर आपको पुलिस ताकत दिखानी है, पुलिस फोर्स दिखानी है, तो आपके पास बहुत प्रोविजन है, आप वो जेल में कर देगा आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें तो बहुत बड़े सवाल हैं जो हमें अभी जुडिशरी की तरफ भी ले जाएंगे आगे। Very valid point. Yeah. So to conclude the first part, I would like to go to Mr. Nitin Agnihotri ji. If Mr. Nitin Agnihotri, अगर आप within 1 मिनट हमारे ऑडियंस को बता सकें कि क्या यदि ऐसी परिस्थिति बनती है, मानिए केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट कह देती है कि हम लॉकडाउन लागू नहीं करना चाहते, क्या कोई एक स्टेट इंडिपेंडेंटली सेम लेवल पे लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कर सकता है विद इन दैट स्टेट और एनी पार्ट ऑफ दैट स्टेट? सपोज मैं एग्जांपल दे दूं, केंद्र सरकार ने कहा हम लॉकडाउन अब से बंद 17 मई से, तो क्या दिल्ली सरकार 17 मई के बाद भी लॉकडाउन को चालू रख सकती है? ओवर टू यू। हाँ जी दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारी कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वाज़ी फेडरल। लाइक अगर हम अमेरिका या कनाडा का देखें तो वो ट्रूली फेडरल है, उनका स्टेट का पूरा अथॉरिटी होता है। बट यहाँ पे ये कुछ मैटर्स पब्लिक हेल्थ एंड पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर अंडर एंट्री 2 ऑफ द सेकेंड लिस्ट, है ना, एंड एंट्री 6 द हेल्थ एंड सैनिटेशन इज अ स्टेट लिस्ट मैटर। और अभी क्या हो रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी तरह से ब्रेक नहीं हो रही है या फिर सेंटर को कंप्लाई कर रहे हैं, हार्मोनियस दोनों में बैलेंस है, तो चल रहा है दोनों का कोऑर्डिनेशन से। अदरवाइज स्टेट अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, स्टेट सेंटर उसमें कुछ नहीं करेगा क्योंकि इट्स अ स्टेट मैटर। एंट्री लिस्ट 2 में आप देखेंगे तो। और फर्दर आई वांट टू ऐड, जैसा कि दीपक और सॉरी अक्षय एंड बिश्नोई सर ने जैसे बताया, अभी मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि इट्स अ फर्स्ट ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस हमारा जो हुआ है अभी। जैसा कि ये हमने किसी डिजीज को इतने लार्ज स्केल पे कंट्रोल करने के लिए मेजर लिया है, ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड। अगर हम देखें स्पेनिश फ्लू था 1918 का, उसके बाद अभी जो प्रेजेंट जनरेशन ने कुछ फेस किया है, ऐसा ये पहली बार हुआ है। मतलब अगर मॉडर्न इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा जाए तो। और हमारे क्वारंटाइन लॉज हैं सेक्शन 271 ऑफ इंडियन पीनल कोड में बहुत वीक है। ओनली 1000 रुपीज का फाइन और 6 मंथ्स का पनिशमेंट। वो फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है कंट्रोल करने की जरूरत पड़े, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आर्टिकल 20 या 21 या 14 को वायलेट करे। मजदूरों और स्टूडेंट को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। वो ट्रेन अभी चलाई हो, पहले भी चलाई जा सकती थी। क्यों किसी को किसी गरीबी का मतलब फायदा या फिर उसको एक तरह से उस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को ट्रेन तो पहले भी चलाई जा सकती थी, सारा ट्रैफिक खाली था रोड और रेल रोड का, है ना। और ये शक्ति को मतलब जैसे कई लोग बदतमीजी की तरह से यूज कर रहे हैं, मैं टर्म यूज करना चाहूंगा, वो शक्ति के नाम पे बदतमीजी कर रहे हैं किसी गरीब से, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि नोएडा में कुछ केसेस आए अभी, तो ये गवर्नमेंट को इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और आगे से पुलिस वालों के लिए है कि वो क्या पब्लिक अथॉरिटी में कंप्लेंट लेके उसको रजिस्टर करें, एफआईआर डायरेक्टली ना करें, बिकॉज वो टेक्निकल ग्राउंड पे क्वेश्चन हो जाएगी बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से डायरेक्ट करना पड़ेगा कि अब उसको कंप्लेंट की तरह लें आप, बिकॉज सेक्शन 172 टू 188 इंक्लूसिव ऑफ द इंडियन पीनल कोड अंडर 195 ऑफ द सीआरपीसी, उसके बाद ही कंप्लेंट में ही जाएगा वो। और सेक्शन 38 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में स्टेट को पावर है, लॉकडाउन कहीं डिफाइंड नहीं है, बट एनी काइंड ऑफ मेजर्स, ऐसा मेजर्स ले सकते हैं। इट्स एन ओपन एंडेड, वो स्टेट की अथॉरिटी है। लॉकडाउन कहीं हमारा लॉ में डिफाइंड नहीं था इससे पहले, अब शायद कर दें वो अमेंडमेंट करके, बट इट्स एन ओपन एंडेड और हार्मोनियसली दोनों काम कर रहे हैं। तो अदरवाइज हमारे पास एक रेमेडी बचती है 352 की, आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज we will discuss this in the third part. Okay, thank you so much. Okay. So I would like to conclude the first part by saying that yes, the state I mean राज्य सरकारें या केंद्र सरकार लॉकडाउन इम्पोज कर सकती हैं। उनको इम्पोज करने का माध्यम है उनके पास एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आईपीसी का सेक्शन 188, 269, 270 और 271। और यदि वो चाहें तो 144
सीआरपीसी का भी इस्तेमाल करके ऐसी स्थिति में अपनी ताकत इस्तेमाल करके लॉकडाउन को इम्पोज कर सकती है। तो आइए अब इस डिस्कशन के सेकंड टॉपिक पे जाते हैं, जो टॉपिक है लॉकडाउन ऑन द टचस्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 पढ़ें तो आर्टिकल 13 जो है बहुत एक्सप्लिसिटली कहता है कि एनी लॉ इनकंसिस्टेंट और एनी लॉ विच टेक अवे और एब्रिजेस एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इज वॉइड, यानी कि ऐसा लॉ शून्य माना जाएगा, वो लॉ कानूनी तौर पे माना मतलब वैध नहीं होगा, अवैध होगा। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसका पहला क्वेश्चन हमारा बन के आता है, whether mere imposition of lockdown exempt state from securing fundamental rights। इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम वापस नरेंद्र बिश्नोई सर के पास जाएंगे। तो बिश्नोई सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लॉकडाउन इम्पोज होने से जो स्टेट की एक ड्यूटी है कि जो जनता के फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना, क्या वो उनसे मुफ्त वो फ्री हो जाते हैं, उससे एग्जेम्प्ट हो जाती हैं स्टेट? प्लीज ओवर टू यू सर। Okay. First of all, I'll start with whenever any government is making any new law legislations for dealing with any such type of disease, they should always consider the part fourth, or we can say the directive principle of state policies. It is the bounding duty of the state, according to Article 37. While making any law, they should always taken into account the directive principles. However, they are not enforced by the court, but it is always a duty upon the court. And I am specifically referring in this situation Article 47, which imposed that there was a primary duty upon the state to protect the public health. And when they are protecting the public health, they should provide every facility to secure the health of the public. Okay. Now I am coming towards the various fundamental rights which can be infringed in these type of situations. As Nitin specifically said about those persons, the migrant laborers, when they heard about the first lockdown, then again it was increased. They find that there may be some relaxation provided, but it is again increased. They think that they should be freely moved to go their own places. If we specifically refer with 19, Article 19 that talks about 19D, a citizen can move freely throughout the territory of India. And he has also right under clause E to reside and settle in any part and territory of India. First of all, you should remember that those fundamental rights are not absolute rights. There is some restriction given. And if the government is stopping them to stop this pandemic, to save all persons from this pandemic, the disease, because we experienced from China, we experienced from all the foreign countries that the one specific, we can say the Ramban for these things was social distancing. And to save this thing, this restriction is considered to be reasonable, and we can stop them even in those situations also. Then we can also go with one another fundamental rights that is covered under Article 21, right to life and liberty. And I hope everybody is aware about by Menka Gandhi case. They are saying this right is an absolute right and this cannot be restricted in any sense. When we are talking about the right of life and personal liberty, we are talking about the person's right to human dignity. And every person's human dignity cannot be compromised on those situations. We have not any experience of this disease, but I am just referring an important judgment by German constitutional bench. In 2001, there was an attack in World Trade Centers by some terrorists by using some plane and site. Immediately after 1 year, a person of unsound mind from German has hijacked a flight, and he says, I want to contact with the US officials, otherwise I will crash it with any high-rise buildings. And the government has allowed him, and later they find that the person is actually suffering from, is not an unsound of mind person. So they are making a new law. They made a law at that particular time. If any plane or the flight was taken by the terrorists of those persons, and there may be a chances that they can crash it and give more harm to the society, they should be given power to crash that flight. Even if there are some innocent persons who are inside the plane, they may be injured by it.
when the matter goes to the Supreme Court, the German Constitutional Bench, they are specifically saying every person's human dignity should not be compromised, and that decision was actually specifically refused by the court, and they're saying it is against the void decisions. Even a single person's right cannot be compromised. So when we are talking about Article 21, right to life and liberty, it is an absolute right, it cannot be compromised. But all other fundamental rights which we are thinking about that can be infringed, the government has power according to the restriction. As if we read 19(1) D, E, G, they have specific provision made interest of general public. An interest of general public, they can impose such condition of lockdown. Okay, thank you very much. Now नितिन जी, इसी सवाल पे आपका मत जानने के लिए हम आपके पास आएंगे, लेकिन इसमें साथ साथ एक चीज जोड़े, जैसा कि सर ने बताया आर्टिकल 47 के तहत स्टेट की ड्यूटी है ये टीपीएसपीज के तहत कि उन्हें पब्लिक हेल्थ का ख्याल रखना है। तो इसमें अब आप इसके परिप्रेक्ष्य में इस सवाल के जवाब में आपको क्या लगता है कि सिर्फ लॉकडाउन इम्पोज कर देने से क्या राइट्स का वायलेशन करना या सस्पेंड किया जाना उचित है, किया जा सकता है ऐसा? पब्लिक हेल्थ और राइट टू लाइफ ऐसे, मतलब बिकॉज जब हमारा संविधान फॉर्म हुआ तब अपने प्राइम मिनिस्टर नेहरू सर ने, उन्होंने बड़ा प्राउडली इसको इंट्रोड्यूस किया, द प्रीएम्बल। तो अगर हम इसको रीड करें तो यू विल गेट ऑल द आंसर। With the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular and ये तो बाद में ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट से, but democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political। तो यहाँ इकोनॉमिक बेस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हम स्टूडेंट्स को कोटा से लेके आ रहे हैं, बट जो हमारे लेबरर्स हैं, अभी हमने रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया, तो उस पे हमने ट्रेन चला दी। ये पहले भी सोचा जा सकता था, पूरा वो इकोनॉमी उसी के बेस पे चल रही है। लेबर्स नहीं होंगे तो फिर वो राइज करेगी वैल्यू ऑफ कमोडिटी। तो फिर और वो रोते हुए जा रहे थे कि सारे कि हम वापस मेट्रो सिटीज में मुंबई या दिल्ली नहीं आएंगे। तो आप इकोनॉमिक जो जस्टिस आपने यहाँ पे इकोनॉमिक है इसको तो वायलेट कर दिया। ठीक है, आर्टिकल जैसे सर ने कहा कि आर्टिकल 19 है, उनका फ्रीडम टू मूवमेंट है। अब कोई और ऑप्शन नहीं है। पूरा मैंने जैसे बोला ट्रैफिक खाली पड़ा था, रेलवे सारी खाली पड़ी थी, ये स्पेशल ट्रेन तो कभी भी चलाई जा सकती थी, कोई ट्रैफिक का इशू ही नहीं था। और ऊपर से फिर ये देखा जाए तो सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बेसिस पे उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और अब अगर वो कुछ ऐसा करते हैं, मतलब डेलिबरेटली वायलेट करते, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में उनके अगेंस्ट सम रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, वो इम्पोज किए जा सकते हैं। उनको एक्शन लेके 188 में जैसे कि ऑर्डर्स हैं, उसमें वायलेशन अगर वो करते हैं तो फिर एक्शन लिया जा सकते हैं, कुछ अगर मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं तो। बट ओवरऑल उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं था, और ये एक लॉन्ग रन में मतलब रिवॉल्यूशन टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है माइंड में फार्मर्स की, और जो कि हमें सिर्फ इकोनॉमिकल बेसिस पे, बिकॉज उनके फोर फादर्स ने भी जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था तो कंट्रीब्यूट किया था। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज आपने जितने भी रिवॉल्यूशन देखे होंगे हिस्ट्री में, फ्रेंच या यूएस का जितना भी रिवॉल्यूशन था, फार्मर्स या फिर इस टाइप के जो हमारे लेबरर्स हैं उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन से ही ओरिजिनेट हुआ था। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इन द शेड्यूल 7 स्टेट जो लिस्ट 2 है हमारी, उसमें ये स्टेट की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। वी आर लाइक हम ट्रूली फेडरल नहीं है, स्टिल स्टेट्स के पास बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर है स्टेट के पास। वो स्पेशली ध्यान रख सकते हैं अपने सिटीजन्स का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर उनको वो सेंटर से कलेक्टिवली सारे रिक्वेस्ट कर सकते थे इसके लिए, और इतना स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस नहीं है जितना कि इसमें हमारा जो आर्टिकल 352 में अगर इमरजेंसी लगाई जाए तो वो जो स्ट्रिंजेंसी होती है, इट्स अ सिंपल प्रोविजन कि हमें पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना था। यहाँ पे माइनर से 188 में भी कुछ सजा नहीं है, बस 1000 रुपए का वो जुर्माना है और 6 महीने की मैक्सिमम सजा है। उसमें कुछ होना तो है नहीं, अवेलेबल है, वो सब 1000 रुपए का जुर्माना देके छूट जाएंगे, या तो कोई बहुत ही ज्यादा वो ट्रेटर जैसे बिहेव ना कर रहा हो, है ना, तो कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। बट बात यही है कि इक्वल ट्रीटमेंट की बात थी, पूरा सब। अब इसके लिए आर्टिकल और जो गोल्डन प्रिंसिपल है हमारा, एज जस्टिस भगवती लेट डाउन इन मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14, 90, 21, वो तो सबके लिए है। तो
उसका वायलेशन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारे पास सारी, या तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज ना हो, हमारे पास हमारा वी आर ऑलमोस्ट प्रोग्रेसिंग और हाईली मतलब डेवलपिंग कंट्री है हम। सून वी विल बी मतलब एक सुपर पावर की तरफ जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो अमेरिका, यूएस, इसके चाइना के बाद हमारा ही नंबर आता है एक तरह से इकोनॉमिकल या उसमें स्ट्रेंथ में, जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो और मेडिकल इंडिया की जितने फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, सारी मेडिकल इंडस्ट्री, सब कुछ हमारे पास अच्छा खासा है। तो हम कहीं भी लैक नहीं कर रहे हैं, बस बात है इंटेंशन की, है ना। हमारे लॉज भी सब परफेक्ट है, हेल्थ सिस्टम, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। सो ओवर टू यू दीपक, थैंक्स। ओके, थैंक यू नितिन। तो अक्षय जी, अब मैं आपके पास आता हूँ यही सवाल लेके। सवाल बहुत सिंपल सा है। सवाल ये है कि मेयर इम्पोजिशन ऑफ लॉकडाउन क्या स्टेट्स को ये ताकत दे देता है, या स्टेट्स की जो ड्यूटी है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को उनका ध्यान रखने की, या उनको फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने की, उसको छोड़ सकती है? इसी सवाल को मैं आपके आगे बढ़ाता हूँ एक और पहलू के साथ, कि जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, लॉकडाउन की लीगैलिटी पे तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल लीगल है लॉकडाउन। और नरेंद्र बिश्नोई सर ने बताया कि कैसे आर्टिकल 47 के तहत पब्लिक हेल्थ में लिया गया एक्शन था, तो यदि उसमें कुछ राइट्स वायलेट हुए आर्टिकल 19 के, तो वो ठीक है। और वहीं नितिन अग्निहोत्री जी का कहना है कि ये ठीक नहीं था। तो आपका क्या विचार है? सर देखिए, मैं सर की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, इवन नितिन की बात से भी एग्री करता हूँ, लेकिन आपको समझना होगा कि जो लॉकडाउन शब्द है ना, वो लॉकडाउन शब्द अगर सिर्फ टू द सेंस ऑफ लॉकडाउन देखा जाएगा तो ये लॉकडाउन लागू नहीं हुआ है देश में। इस देश में सीडो कर्फ्यू लॉकडाउन हुआ है, या फिर आप उसे कह सकते हैं एक तरीके से ब्लैक डाउन हुआ है। Basically, what you need to understand at this very moment is, when we talk about strict proportionality, or when we talk about Article 19(5), where they say there can be reasonable restriction in general public interest, but there is a golden standard behind introducing proportionality or restriction. That is, we have to take care of the legality, why it is being so imposed, the necessity of it, and third is the most important, the rationality behind it. Correct. Okay. So when it comes to restricting the rights of the citizen, it's not an issue. It's okay. But you have to understand the classes on the basis of classes, as explained by Nitin, as explained by sir in a different context. You cannot do that. For example, at one instance, you are saying that daily wages would be given to all the workers, whether on payroll or on the contractors. Correct? You say that the employers, the businessmen, have to give them the salaries, but they cannot do business. It means the government is incapacitated to give the payments to the workers, to the employees, and now they are shifting their economic burden on the private parties. So you are trying to say, I'm creating two classes on the basis of economic division. One are the migrants or the worker class, right? And one is the trader class. So now you are trying to say you are putting a restriction on the one at the cost of the other. Is it not a disproportionate proportionality of restrictions? The Article 19 within itself says so. In one way or the other, you have a right to trade and profession, each and everything, correct? But along with that, you put up a negative duty upon me not to do it. Okay, I accept it in general public interest. Now what happened? For another person's interest, you are putting up a positive duty on my head that I have to pay him also. So whether the construct in the preamble is we are a social welfare society, isn't it? Now the social welfare society is saying at this very moment we are not so social, and we would be dealing with what is coming to our head first, and we will be doing it through the executive decrees. And first of all, what I want to criticize here is, while passing these executive decrees, the entire system of parliamentary organization had been skipped. Okay. Because if you study the Disaster Management Act, you have to look into it. The committee have to take the recommendation of the parliamentary committee as well. The entire situation had been skipped. They hadn't taken the recommendation of the parliamentary committee. So and so basis, they have declared the notification and passed the guidelines how to deal with it. It has to be taken care of. Secondly, when it comes to putting up restrictions in the light of Article 21 or Article 14, as explained in the Maneka Gandhi case, you need to understand the amalgamation of these articles are not interdependent. It has been vividly quoted in so many constitutional bench judgments. They are interdependent on each other, right? So they are putting up a question here whether right to liberty or right to life are sitting on different pedestals. It means right to life have a higher pedestal than right to liberty.
But what happens to a person who has been in one way or the other house arrested, in one way or the other it is affecting its health, which within itself is a derivative of right to life. So breaching one right is also breaching the other right to which you are giving the utmost importance. Okay. So the only equation here, the only problem here is, in one way or the other, you are actually restricting the rights. It's okay, but you have to be rational around it. Okay, Because so when you are sir, okay, please, sorry sir, to please, interrupt. just a minute, sir. You have to I am understand. getting one question in this only. Yes. We are going to the second question with this. So if we combine the second question with this situation, our second question was whether any such violation be justified. So we are talking about rights and this the violation of fundamental rights, either they are justified or not. So let's talk about Article 21. There is a order of Delhi High Court recently on 27th in which Delhi High Court said that the government is not feeding poor and underprivileged properly. So presently in the lockdown situation, जो गवर्नमेंट है वो आपका जो बेसिक राइट टू लाइफ है उसको भी सेफगार्ड नहीं कर पा रही। ये हाई कोर्ट की अगर इंटरप्रिटेशन करें हम ऑर्डर की, तो मुझे ऐसा लगता है, ऑब्जर्वेशन है ऑल्दो इसे, तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? आर्टिकल 21 के विषय में आप क्या कहेंगे अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पकड़े इसको? तो सर इस चीज को लेके थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना होगा। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि कोई भी सरकार संपूर्ण रूप से हर तरीके से हर एक स्टोन को अनटर्न कर सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है, एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम होती है ना, क्योंकि बात यह कानून बहुत अच्छे बन जाते हैं, लॉज बहुत अच्छे डिजाइन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जब उसे ट्रिकल डाउन करते हैं, जब एग्जीक्यूट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम में इनएफिशिएंसी होती है, उसके हजारों रीजंस हैं, ठीक है। लेकिन जब आप मेरे से बात करते हैं आर्टिकल 21 की, ठीक है, जब स्टेट क्या कर रहा है वो एक अलग कहानी है, जब सेंटर कुछ करता है, व्हेन द ऑर्डर ऑफ अ सेंटर इज बीइंग इंप्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया, right, you have to be rational around it, you have to look into it, because whenever the guidelines are issued, the backings behind is majorly the funds which are being used, how the funds are being appropriated to these states, and which are being given priorities, which are not given the priorities, because down the line you have to understand it's all about the economy. We can totally say we are a welfare country, we care for the people, we understand for their health, but how you are dealing with your economic policies and a fund reimbursement or fund distribution, you need to understand. In Maharashtra, and after 20 days of protest, they have written 50% of GST returns to the traders. So in one way or the other, that is obstructing right of life by the state or by the government. So it's not about like how you're doing it, but what is actually essential for the people, because what I said earlier, you are actually shifting your burdens to another class of people who can actually sustain it, because they're having a saving models in their life. So please don't do that. Please provide them relaxation. This time the needs a situation that you need relaxations. So this is my take on it. So we have Narendra Bishnu sir, do you want to add something? Yeah, I am coming to you. Just a minute. Yes, sir, you are on air. When we are talking about this specific topic, whether such violations are justified or not, whether the fundamental right violations are justified or not, first you should read those terms in contextuals. इंडिया की जो सिचुएशंस इस पेडेंटिक डिजीज से पहले थी, उस टाइम पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, और आज इस टाइम में जब हम इस डिजास्टर्स को फेस कर रहे हैं, वी शुड अप्लाई अ होलिस्टिक अप्रोच. Even you study the Article 21, it includes right to go abroad, right to education. There are a lot of things which are included in Article 21. But at this times, to demand your fundamental right in the form of Article 21, we should not read in such a wider terms. We should apply a holistic approach that can ultimately fulfill the desires. We can also get an example of Article 25, subject to right of any person to practice, propagate and religions, right to go for mosque, right to go for temple, right to go for church. But these rights are also subject to public order, morality and health. If we can do those things from home, if the government is imposing for our social benefit or the benefit of all the person or the health, these things should not be considered to be violation of their rights. They should be considered to be justified from the government side. Very, very, very well said. So
to conclude part 2 of our debate, of our discussion rather. So we can say that imposition of lockdown in itself is, doesn't exempt government from securing fundamental rights of citizens. But अगर हम holistic approach लें तो आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 19(1)(b जो असेंबली की बात करता है, और आर्टिकल 19(1)(d जो मूवमेंट की बात करता है, या आर्टिकल 21 जो लिबर्टी की बात करता है, गवर्नमेंट को आर्टिकल 47 का भी ध्यान रखना पड़ता है साथ में, जिसके तहत गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना है। और पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखते हुए यदि, क्योंकि हमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना होता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज का, तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि ठीक है, लेकिन जैसा कि नितिन जी ने भी कहा और अक्षय जी ने भी इस डायरेक्शन में थोड़ा सा बताया कि गवर्नमेंट थोड़ा सा और केयरफुली इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकती थी, जिनसे थोड़ा सा बेटर राइट सिक्योरिटी हो पाती लोगों के। तो आई वुड लाइक टू, इफ नितिन जी वांट टू ऐड समथिंग, we have to go to the third topic. If you can add in 30 seconds, sir. Yeah. To end it on positive note, this question, I would like to appreciate government of India for their, like, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है. It was a perfect job on their behalf. But जो पुलिस, हमारी पुलिस भी अच्छा कर रही है और उनका भी एक ह्यूमन फेस देखने को सामने आया है इस लॉकडाउन के दौरान, मतलब जो अच्छी बात हुई है. डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, उनकी कमिटमेंट, पब्लिक में भी जो पुराना एक कोऑर्डिनेशन होता था, अदरवाइज तो सब टेक्नोलॉजी के यूज में मतलब भूल ही गए थे. जो फैमिली है, सोशल लाइफ होती है, वो सब भी बहुत अच्छा था. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट या फिर उनके व्याप पे कुछ, कोई भी अगर हम मेजर पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ तो उसके थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हो ही जाते हैं. बट मोर ओवर अगर हम ऑलराउंड देखें तो इट्स अ 90% सक्सेस. 10% थोड़ा बहुत कुछ होता है. और बट मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा. ओल्गा टेलिस वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का केस था, राइट टू लाइवलीहुड. अब जो लाइवलीहुड है वो थोड़ा अफेक्ट हुआ था, बस उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए था. उसके लिए मतलब सबको अलाउ कर देना चाहिए था. अपना डेस्टिनेशन पे 24 आवर्स का टाइम दिया जा सकता था इस टाइप की चीजें. अदरवाइज इट्स अ कंप्लीट सक्सेस. ऐसा कुछ है नहीं कि लाइक वी आर क्रिटिसाइजिंग. गवर्नमेंट हैव डन अ फैंटास्टिक टास्क, राइट? थैंक्स दीपक. So it is right. Government could have, given 24 to 48 hours to people to go back to their home, or do something. So it's okay, whatever the government has done, we can only discuss things. So now let's move to the third topic, which is lockdown and constitutional obligation of organs of state. As हमारी जनता को पता होगा कि एक स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं इफेक्टिवली. पहला ऑर्गन होता है आपका लेजिस्लेचर. जो भी हमारे नेता लोग इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट पहुंचते हैं वो लेजिस्लेचर कहलाते हैं, चाहे स्टेट असेंबली में हो चाहे पार्लियामेंट में हो. उसके बाद दूसरा पार्ट हमारे स्टेट का होता है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में हमारे प्राइम मिनिस्टर और बाकी सब मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिला के आपके एडमिनिस्ट्रेटर भी उन्हीं का पार्ट माने जाते हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं बने हुए लॉ को. और थर्ड पार्ट है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी. तो ये 3 पार्टों को मिला के एक स्टेट बनती है. तो इसी लॉकडाउन की स्थिति में हम इन तीनों पार्ट की परफॉर्मेंस और इन तीनों पार्टों के ऑब्लिगेशंस क्या क्या होने चाहिए थे वो समझते हैं. लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल 352, जिसका नितिन जी भी जिक्र कर रहे थे पहले. आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी. ये तब लगती है जब अगर आपकी स्टेट पे एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या इंटरनल इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी इश्यूज हो, तो जो सेंटर है नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है पूरी इंडिया पे या इंडिया के किसी पार्ट पे. दूसरी चीज है आपकी आर्टिकल 360. अभी PIL भी डली थी एक सुप्रीम कोर्ट में कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर देनी चाहिए, स्थिति ठीक नहीं है. और चूंकि वायलेशन भी फंडामेंटल राइट का 358 आर्टिकल के तहत आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली अगर नेशनल इमरजेंसी 352 में लगती है तो. लेकिन 359 के तहत नेशनल इमरजेंसी या अदर इमरजेंसीज में बाकी फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड किए जा सकते हैं टिल द एक्सटेंट कि आप कोर्ट नहीं जा सकते उनको इम्पोज करवाने के लिए. मैं ये मुद्दे मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जनता को भी पता रहे कॉमन लॉ की चीजें. हमारा मकसद भी यही है. और साथ ही साथ इसलिए उठाए मैंने ये सवाल कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यही है कि क्या जो अभी की स्थिति है वो नेशनल या फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी है. तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम पहले नितिन अग्निहोत्री जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि वो काफी पहले से 352 का जिक्र कर रहे थे. तो नितिन जी, अगर आप 2 मिनट में इस सवाल का जवाब जनता को दे सकें कि क्या अभी की स्थिति को नेशनल इमरजेंसी. I won't take your even 2 minutes. इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प होगा.
कि ओके ये सिचुएशन होनी चाहिए थी हमारी कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, जो हमारा 42nd अमेंडमेंट, इसके 44th अमेंडमेंट के बाद हमने चेंज कर दिया था कि इसमें आर्म्ड रिबेलियन कर दिया था इंटरनल डिस्टर्बेंस को। जैसे आपने अभी कहा, तो आई वांट टू उसको अमेंड की इट्स नॉट नो वॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस, इट्स आर्म्ड रिबेलियन। तो वो नहीं है एक्सटर्नल हमारा, जो अब वॉर नहीं है। एक्सटर्नल एग्रेशन अगर हम इसको बायोलॉजिकल थ्रेट मानते तो हम लगा सकते थे, बट हमारे पास एनडीएमए है और एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, ऑलरेडी हमारे पास माइल्डर प्रोविजंस हैं, तो इतनी सिचुएशन ग्रेव आई नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए। ऊपर से एक कॉर्डियल रिलेशन है स्टेट और सेंटर का, तो एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। कोई उनमें ऐसा, अगर स्टेट एक बात नहीं मान रहा होता तो 356 भी उसको यूज किया जा सकता था, क्योंकि गवर्नर है वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स, कि उन्होंने बात नहीं मानी सेंटर की। बट यहाँ पे सब बड़ा हार्मोनियसली चल रहा है, सब पब्लिक वेलफेयर की बात करी जा रही है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ एक्सेप्ट 1 और 2 जो माइनर इश्यूज हैं, वो एवरीबॉडी नोज। और उसके बाद 360 का, अगर 1991 में जब हमारे पास 1 वीक का भी इवन सस्टेन करने के लिए फाइनेंसेस नहीं थे, तब नहीं लगाई वो इमरजेंसी, और वी हैव सेल्ड थ्रू द टफ टाइम्स। जब हमने उसको पार कर लिया, तो हमारा देश ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी बाधाओं से घबरा के, everybody across the world is appreciating the efforts of the Prime Minister Narendra Modi's government and India. Everybody is looking forward कि इंडिया क्या कर रहा है अब। इंडिया ने इतना ह्यूज पॉपुलेशन डेंसिटी होने के बाद भी ऑलमोस्ट अराउंड 135 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, हम नियर अबाउट ही हैं चाइना के, तो अब हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी भी इतनी ज्यादा है, स्टिल हमने सब कंटेन किया हुआ है, डिजीज को इतना स्प्रेड नहीं होने दिया है। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। इवन पब्लिक, पुलिस ऑफिशियल, डॉक्टर, एवरीवन इज वर्किंग इन कोहेरेंस। बस जो कुछ मिसक्रिएंट्स हैं, जैसे कि अभी वो तबलीगी जमात का सिचुएशन था या फिर कुछ ऐसे, उनको थोड़ा टाइट करने के लिए पुलिस एक्शन ले रही है, कोई इशू नहीं है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी कोई सिचुएशन अराइज हुई नहीं है कंट्री में। दैट्स अ वेरी ग्रेव और स्ट्रिंजेंट प्रोविजन, उसको हम ऐसा मिसयूज नहीं कर सकते। अगर कोई गवर्नमेंट कर रही है तो इट विल बी डिस्पोटिक, वो अपना ऑटोक्रेटिक या फिर ऐसा टायरेनिकल पावर एक्सरसाइज कर रही है। तो आवर प्राइम मिनिस्टर इज वेरी लाइक, वो काइंड हार्टेड है, वो मतलब उनका वो कभी इस तरीके के ऐसे एक्शंस लेते नहीं है। तो दिस गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी अप्रिशिएबल जॉब, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट देम। So over to you, Deepak. Okay, thank you. So now Mr. Akshay, as नितिन जी said कि ऐसी स्थिति नहीं है कि नेशनल या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे, क्योंकि हमने पिछले पार्ट पे फंडामेंटल राइट की बात की, और फंडामेंटल राइट जो हैं आर्टिकल 358 और 59 के तहत सिर्फ तभी सस्पेंड या वायलेट हो सकते हैं जब 352 या अदरवाइज और कोई इमरजेंसी लगी हो। तो यहाँ वायलेशन तो है, तो आपका इस पे क्या विचार है? इफ नॉट वायलेशन, सस्पेंशन तो है कुछ हद तक, और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे तो कम से कम कोई ऐसा प्रोविजन नहीं पता जिसके तहत आप इस मात्रा में इतने लंबे समय तक राइट्स को सस्पेंड कर सके। तो आपका क्या विचार है सर इस सवाल पे? सर नितिन जी बहुत मतलब बेहतरीन रूप से मिले हुए हैं, लगता है मतलब जानते हैं सरकार को बहुत अच्छे से, मतलब बहुत खुशी हुई देख के, लगता है जुड़ के काम हो रहा है एकदम। ठीक है सर, कुछ चीजों के बारे में मतलब आपको समझाना चाहूंगा मैं कि व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, देखिए घर के अंदर एक हफ्ते का राशन ना आना पाना ये फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन ट्रबल्स which are there in your family on micro level and macro level, but what you need to understand, even though today at this very moment the projection of IMF, the projection of World Bank is projecting a positive GDP growth for India. Okay. It means अगर 7% GDP growth नहीं है तो इसका मतलब क्राइसिस आ गई। No, you have to understand. The wordings are there is a instability of credit in Indian economical system. So that is not a situation. And basically, Chinese art of war में एक line है, whenever there is chaos, there is always opportunities within it. So you need to understand, at this very moment, the oil prices are so low. It's about $12 and $10. And already India have filled up its more than half of the storing capacity. The prices were being shot down, but Indian government improved the excise tax over it so that they can reduce their financial deficit. So a country who is in a position who can reduce its financial deficit, how can you say there is a financial emergency in that country?
Yes, what you need to do is, what the exact understanding of this financial crunch is, the allocation of the funds so being taken up by the government and how to utilize them. Okay. अगर घर में आपके पास पॉकेट मनी नहीं है तो आप पापा से मांगते हो, मम्मी से मांगते हो, भैया से मांगते हो, ये नहीं कहते हो कि सड़क पे जाते हो हाय राम हम बैंक करप्ट हो गए, राइट? सो हाउ योर फादर विल रीअलोकेट हिज फंड्स, दैट इज द थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ, ना कि ये कह देना कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, ठीक है? एक तो मेरा ये स्टैंड है सर। तो दूसरा चीज आपको जो अभी जहां तक मैं कंक्लूड करने की बात, ही ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया है सर। सर एक चीज मेरे को ये बताना बहुत जरूरी है, एक्सट्रीम टाइम्स नीड्स एक्सट्रीम मेजर्स, आई अंडरस्टैंड, बट इट शुड नॉट बी एक्सट्रीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कहीं ना कहीं वी हैव टू वर्क, वी हैव टू बी अंडर द फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वरना हमें रिपब्लिक कहने का कोई हक नहीं, हमें ये कहने का कोई हक नहीं कि भैया हम एक संविधान से चलते हैं। अगर जहां वायलेशन, सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हॉलिस्टिक अप्रोच लेनी चाहिए, ऑब्वियसली हमेशा लेनी चाहिए। तो जो पॉलिसी हो सकता है समय की किल्लत थी, समय की दिक्कत थी, सर पे चीजें आ रखी थी, कोई ट्रेंड नहीं था, कोई हमारे पास प्रेसिडेंट सेट नहीं था इस एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज को लेके, तो इसलिए ये ऑर्डर्स आए होंगे। सरकार रिकरेक्शन कर रही है, रेक्टिफाई कर रही है। उन्होंने जो नया प्रेस रिलीज करा है उसमें कई चीजों को रेक्टिफाई करा है, जोन्स डिवाइड करे हैं, हर जोन को कैसे ट्रीट करना है ये बताया है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे बाइफरकेट करना है ये सिखाया है। शुरू के 21 दिन की बात आप नहीं कर सकते, शुरू के 21 दिन ऐसे होते हैं कि वो हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं। जब आप 130 करोड़ या 135 करोड़ लोगों की बातें कर रहे हैं तो उसका डेफिनेट आंसर देने वाला तो खुदा भी नहीं है, ठीक है? तो हम तो कहीं ना कहीं इंसान है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इंसान को इस सिचुएशन को डील करना चाहिए। और सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर इस चीज पे? जरूर। अब सर के पास ही मैं आऊंगा इस सवाल को लेके। सर एक्चुअली यही सवाल था, सवाल सेम है, बस मैं आपसे आर्टिकल 358 359 की दोबारा बात करूंगा, क्योंकि ये बात तो माननी पड़ेगी कि सस्पेंशन ऑफ राइट्स है। अब वो सही है या गलत हमने पिछले पार्ट में डिस्कस कर दिया, लेकिन क्या आप एकेडमिक से जुड़े हुए हैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में 358 59 के अलावा कोई प्रोविजन है या किसी और लॉ में कोई प्रोविजन है जहां इतने लंबे समय तक सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स किया जा सकता है? ओवर टू यू सर। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ, अभी जब हम इमरजेंसी की सिचुएशन को डिस्कस कर रहे थे, नितिन ने बड़ी एक्सप्लेन 352 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अक्षय ने 360 को भी डिस्कस किया। अगर हम 356 पे भी जाते हैं, स्टेट इमरजेंसी पे, इस समय की जो हमारी सिचुएशन है जहाँ पे आपस में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है बिटवीन द स्टेट्स, आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू इम्पोज एनी स्टेट इमरजेंसी। ओके। At the same time, central government has also power by the act of DMA under section 38. They had imposed the duty upon every state government to fulfill the direction issued by NDMA, National Disaster Management Authority. की जितने भी directions हैं, they are bound by it. Every state government is bound to follow it. And at the same time, section 72 of the DMA 2005 specifically says, if any law is inconsistent with this law, that would be considered to be an overriding effect to DMA. So इन सब पावर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पावर है कि उनको इमरजेंसी की सिचुएशंस में जाने की जरूरत नहीं है, एंड द फाइनल कॉल शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट वेदर देयर इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी और नॉट. Yes, you are again saying something about the fundamental right and infringement. Even in this situation also, the persons are going to the court, and in court in specific circumstances staying those orders. You can take an example of Kerala High Court judgment. वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी 1 मंथ कट के लिए एक ऑर्डर इशू किया गवर्नमेंट के, उसके अगेंस्ट में केरला हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, एंड आई थिंक रिसेंटली द केरला गवर्नमेंट इज प्रोड्यूसिंग दोज ऑर्डिनेंस नाउ. What I'm saying is, even in this situation, the court can hear the urgent issues. But what we can think while deciding the matter, whether the matter is urgent or not, as I also discussed with Deepak earlier, कि कुछ ऐसे पर्सन है जिनका अरेस्ट हो गया, उनकी बेल के लिए पता नहीं चल रहा है कि अर्जेंसी है या नहीं. So the court should not totally dependent upon the registry whether the matter is urgent or not. They should at least apply a liberal view. If the matter is considered to be urgent, they should listen it. They should decide the rights of the person. Okay. Yes. सर अर्नव गोस्वामी का केस भी था, अर्जेंसी हो गई थी सर किसी बात पे. I would like to come to this is the last part of our debate. So sir, last part of debate is कि हमारे 3 स्टेट के ऑर्गन है, हमारा थीम यही है इस पार्ट का, जैसा हम सब जानते हैं. लेजिस्लेचर को तो साल में वैसे भी 2 ही दफा मिलना होता है आर्टिकल 102 के तहत.
मिनिमम 2 दफा मिलना है, ज्यादा 3 बार 3 सेशन हो जाते हैं। वो लोग अपना काम करके चले गए। आशा करते हैं MP MLA अपने अपने क्षेत्र में अभी भी एक्टिव होंगे। एग्जीक्यूटिव अभी भी अपना काम कर रही है। सवाल है जुडिशरी का, क्योंकि हम सब लॉ फील्ड से कनेक्टेड हैं और लॉयर्स का काम सिर्फ अप्रिशिएट करना या कहना कि अच्छा काम किया नहीं होता, हमें उसको लीगल कॉर्नरस्टोन टचस्टोन पे देखना है कि वो ठीक है कि नहीं कोई चीज। तो मैं जुडिशरी पे आना चाहूंगा सर कि 25 को जब नेशनल लॉकडाउन लगा तो हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट स्पेशली बात करें, उसका ऑर्डर आया, उन्होंने एक जजमेंट पास किया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और दिल्ली हाईकोर्ट बंद रहेगा टिल लॉकडाउन फर्स्ट फेज। तो उसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने बेल्स एंड बाकी अर्जेंट मैटर जो थे स्टे वगैरह के, उनको भी सस्पेंड कर दिया। अब सवाल ये है कि जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और द कोर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी गार्जियन ऑफ these rights for citizens. Now, Article 21 is right to life and liberty, और आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए अगर हम बेल के प्रोविजन देखें 437, 438, 439, तो इस दरमियान या लॉकडाउन से पहले भी जो लोग अरेस्ट हुए उनकी कोई सुनवाई हुई नहीं, और जब सुनवाई चालू हुई अर्जेंट मैटर की तो भी अर्जेंट मैटर क्या होंगे, जैसे बिश्नोई सर ने बता दिया, ये बहुत अनक्लियर है, ये बहुत वेग है, ये अभी भी एक व्यक्ति को कॉल करके आपको क्लैरिफाई करना है। तो इस विषय पे अक्षय जी आपका क्या विचार है? मतलब क्या आपको नहीं लगता जुडिशरी को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था इस वक्त, और हमारी जुडिशरी जो है वो अभी मतलब थोड़ा सा उसे एक्टिव होना चाहिए? ओवर टू यू सर। एक चीज तो बहुत क्लियर है, इट्स ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन, राइट। अब किसी के लिए 1000 का नोट बहुत बड़ा होता है जो कि आता नहीं, मतलब 2000 का नोट बहुत बड़ा होता है, और किसी के लिए लाख रुपए बहुत छोटे होते हैं। सो अगर अभी हाल में डेटा रिलीज हुआ था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अर्जेंट सिचुएशन में कितने मैटर्स हैंडल करे, तो 11,607 के आसपास का फिगर था, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं कोट कर पा रहा हूँ। हाँ, 11,000 प्लस अर्जेंट मैटर्स दिल्ली हाई कोर्ट ने, आज मॉर्निंग ही आया था वो, कि उन्होंने टेकअप किए इस टाइम पे। और उसके संग में एक लाइन और थी, एक आर्टिकल और था जो कह रहा था द हाई कोर्ट्स आर वर्किंग ऑन अ हेवीली रिड्यूस फंक्शनिंग ऑफ देयर। सो एक तो आप समझिएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव हियर। सो कई बार क्या होता है, जो अर्जेंसी होती है और एक्सट्रीम अर्जेंसी होती है। जब शुरू में लॉकडाउन आया था, देन देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी, फिर एक कॉन्सेप्ट आया अर्जेंसी, ठीक है। जब आप हाई कोर्ट लेवल में बात करते हैं जहां पे इंफ्रा स्टेबलाइज्ड है, इंफ्रा के अंदर आप अमेंडमेंट्स, रेक्टिफिकेशंस और अपग्रेडेशन आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए जो काम है वो आसानी से हो रहा है, चीजें नॉर्मल भी हो जाएंगी, स्टेटस को मेंटेन हो जाएगा। हो सकता है एफिशिएंसी 100% ना हो, 50%, 40% के लिए ही काम कर रहे हैं। स्पेशली 4-5 कोर्ट से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पैन इंडिया कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन अराउंड इट, बट आई हैव अ सेंस अराउंड इट। बट व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो मेजर जहां ट्रायल्स होते हैं, वहां को लेके सबसे बड़ा इशू हमारे साथ जो कोर्ट काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप दिल्ली का देखोगे आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन आप कहो कि दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला दूं लेकिन यूपी के ना चला पाऊं, फिर आप कह दो मैं तेलंगाना के चला दूं लेकिन कर्नाटका के ना चला पाऊं, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने में एक आर्टिकल 14 का ब्रीच हो जाएगा, आप समझिएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ आवर ओन इनकैपेसिटी जुडिशरी इस समय काम उस लेवल पे नहीं कर पा रहा जिस तरीके से उन्होंने प्रोजेक्शन शो करें। ऐसा नहीं है गाइडलाइंस नहीं बनी है, ऐसा नहीं मैन्यूवरिंग नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है रजिस्ट्रियां नहीं है। जुडिशरी को काम करना चाहिए था, हाई कोर्ट लेवल पे काम हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को जिस लेवल पे काम करना चाहिए था, अगर मैं कहूं कि क्या काम कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट। पर वो काम कर रहे हैं सिस्टम चलाने के लिए, हाँ, लेकिन जो सही काम उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं देयर इज एन इनडिफरेंस। आप ना केसेस देखिएगा उठा के, कि मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जिसके अंदर 107 केसेस डील हुए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन 107 केसेस में से 90 केस सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स को लेके थे। बैंक, एचडीएफसी, आईबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सिर्फ इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए था। जो हायर सेगमेंट है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं, सेबी के अंदर क्या इश्यूज आ रहे हैं, उनको कैटर अप करने के लिए था। जब नीचे बैठ एक रेट पिटीशन फाइल हुई थी हर्ष मद्रा और अंजलि भारद्वाज वाला, अभी रिसेंटली माइग्रेंट्स को लेके, ठीक है, उसके अंदर जो पॉलिसी लॉन्च करी गई कि माइग्रेंट्स को इधर कर दिया उधर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का उसके अंदर स्टेटमेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट की बात है। देयर वाज कहीं ना कहीं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, देयर इज अ प्रेरोगेटिव ऑन द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड वी वुड बी इंटरफेयरिंग इट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ह्यूमन अप्रोच लानी जरूरी है, यू कैन नॉट बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स इट। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जब बात आए, बिकॉज इंफ्रा कमजोर है इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इशू है, क्योंकि मैं खुद फेस करता हूँ ये चीज, है ना। इवन दो
वो सोशल ऑर्डर और उस सोशल फंक्शनिंग को एक्सेप्ट करना अभी मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा जब मेरे कोर्ट्स खुलेंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन। तो जुडिशरी अपने पार्ट पे सही काम कर रहा है, इंफ्रा डेवलप कर रहा है, कहीं ना कहीं ये एक हिट है, कहीं ना कहीं इस देश में जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये हमको मौका देगा कि अपनी एफिशिएंसी ऐसी सिचुएशन हम ठीक कर सकें। सर, ओवर टू यू दीपक। ओके, थैंक यू। तो नितिन जी, नाउ आई वुड लाइक टू कम टू यू। जैसा अक्षय जी ने कहा, अक्षय जी ने कहा कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा यदि हम दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलाएंगे, एक तरीके से कहा जा सकता है, और हम यूपी के ना चला पाए तो। अब हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम कर सकते हैं, क्या आपको नहीं लगता कम से कम उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो काम करना चाहिए था ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए? आपका क्या विचार है इस पे? अब डिजीज को, एक पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए एज एक्सेस हेड इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, तो मैं कहूंगा कि इवन जो फाइनेंसिस इस टाइप के अलग अलग मैटर्स आ रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स डील करते हैं फंडामेंटल राइट में, दीपक। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, नहीं चलाया गवर्नमेंट ने, सही किया। आई वुड लाइक टू से इंट्रोडक्शन में कहा था कि आर्टिकल 21 अगर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, तो अगर हम बेल प्रोविजन देखें, यदि कोई आदमी गलत केस में अरेस्ट हो गया है, तो ऐसा तो कहीं है नहीं कि अरेस्ट नहीं होगा इन बीच में। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ दीपक, आई एम कमिंग टू दैट। अब अरेस्ट इसमें जो हो रहे हैं 188 में हो रहे हैं, तो 188 इज इटसेल्फ अ बेलेबल प्रोविजन, वो पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल जा रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, मजिस्ट्रेट की जरूरत ही नहीं है, इसमें ही तो अरेस्ट हो रहे हैं 188 में। अब वो इसमें बहुत अरेस्ट हुए हैं, इस मतलब पहले भी लॉकडाउन के वक्त। उसके लिए दीपक ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास आप ऑन ड्यूटी होते हैं, पुलिस वाले और मजिस्ट्रेट, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है कभी छुट्टी पे नहीं होते, आप उसके घर जाके भी बेल ले सकते हैं, है ना। आप उसके बंगले पे कभी भी, उसके घर जाके कभी भी, मतलब आप नहीं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट जिसको अरेस्ट किया है। एक मिनट, लेट मी कंक्लूड विद इन 2 मिनट्स अक्षय। तो जल्दी हम, क्योंकि तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जो हो रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आर फंक्शनिंग वेल, अपना रिड्यूस स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। और मैं अगर से एनालॉजी ड्रॉ करूं तो यूपीएससी जो आज तक कभी उसने अपना एग्जाम कैलेंडर पोस्टपोन नहीं किया, आप देखो 91 या 62 की वॉर, सॉरी 72 की 62 71, है ना, ये वॉर टाइम में भी 99 कारगिल वगैरह कभी नहीं किया, बट अभी यूपीएससी ने भी अपना कैलेंडर पोस्टपोन किया। वो मतलब रॉक स्ट्रॉन्ग रहते हैं, अपना एक कैलेंडर एक बार निकाल दिया तो उससे जरा भी फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। तो सिचुएशन ग्रेव है, पब्लिक हेल्थ, हम पब्लिक के लिए तो काम कर रहे हैं। अब उनको तो बेल मिल जा रही है, अगर जो छोटे मोटे प्रोविजन में हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो हाईकोर्ट जाने की अनुमति है। और एक और बात दीपक, जो आप टाइमलाइन की बात बार बार कर रहे थे कि टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, जो 352 में अगर इमरजेंसी को, अगर गवर्नमेंट सपोज भी कर लें कि इमरजेंसी लगनी चाहिए थी, तो इसलिए नहीं लगाई जा सकती इमरजेंसी। एक और रीजन है, पार्लियामेंट को आना पड़ेगा, अपना सेशन बिठाना पड़ेगा विद इन 1 मंथ अप्रूव करने के लिए, उनकी मीटिंग करनी पड़ेगी। वंस आई वाज लिसनिंग टू सीनियर एडवोकेट, जो अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी केटीएस तुलसी सर, तो उनका भी ये व्यू था कि हमें पार्लियामेंट का सेशन बिठाना पड़ेगा अप्रूव करने के लिए, और उसकी जरूरत नहीं है, तो हमने इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू गए इसको लीगली इंप्लीमेंट करने के लिए। अब और एक पेटेंट एक्ट की बात देखें, अगर कंपलसरी लाइसेंसिंग की आती है सेक्शन 84 में कि पेंडेमिक जब तक है उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, इट मे एक्सटेंड टू 2 ईयर, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 ईयर, व्हाटएवर, जब तक पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट है तो गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड करेगी। ऐसा नरेंद्र सर ने जैसे कहा कि उसमें रीजनेबल, मतलब थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 20, 21 को और 22 को हम कभी सीज नहीं कर रहे, जो माइनर रेस्ट्रिक्शंस हैं 19 पे वो तो हमेशा लगाए जा सकते हैं। आप किसी को डिफेम करो या फिर किसी के अगेंस्ट कुछ रॉन्ग कहो, या मतलब या अननेसेसरली मूवमेंट कर रहे हो आप, तो प्रोविजंस नॉर्मल से हैं, कोई स्ट्रिंजेंट प्रोविजन यूज नहीं किए हैं। मतलब अगर किसी को हल्का फुल्का बुखार हो रहा है तो हम पैरासीटामोल दे रहे हैं, हम उसको वो हैवी डोज नहीं दे रहे, रिटोनावेर या फिर इस सब की, है ना। तो सब मतलब जितनी बीमारी है उतना इलाज किया जा रहा है। और एक और चीज, तो इट्स अ ग्रेट नेशन, अब इट्स अ नेशन व्हिच हैज सैक्रिफाइस्ड अ लॉट इन पास्ट और स्टिल वी आर एवर ग्रोइंग, है ना। सो वी विल फ्लरिश वेल। हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई कहीं इशू नहीं है, सब एकदम परफेक्ट है। मजदूरों की जो इशू था वो भी सॉल्व हो गया, अभी 1 तारीख को मजदूर दिवस पे, तो अब उनको भी ग्रीवांस नहीं होगा, उनका भी लाइवलीहुड सब सही है। तो पेंडेमिक की कोई, जैसे आप बार बार रेस कर रहे थे, उसकी भी कोर्ट के, अदर देन कोर्ट का जो बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आप बता दीजिए पब्लिक को, सब बढ़िया से काम कर रहे हैं।
हमें लोअर ट्रायल कोर्ट की जरूरत नहीं है, इट्स अवेलेबल, जिसमें हो रहा है वो एसएचओ बेल दे देगा। और इसके बाद कोई टाइम लिमिट नहीं है इसकी, गवर्नमेंट चाहे तो इसको 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 12 महीने कितना भी चला सकती है, जब तक पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट है ना। तो वो माइनर रेस्ट्रिक्शंस के साथ चलाएंगे, कुछ किसी को इशू हो ही नहीं रहा है। अभी देखिए आप जोन्स में डिवाइड कर दिया है, मूवमेंट उनकी शुरू हो गई है। तो इट्स अप टू द पब्लिक कि वो अपने आप को कैसे कैरी ऑन करते हैं। और डिजीज का जो पीरियड है वो 15 या 14 डेज का है, तो ठीक हो जाएंगे। अगर वो कंटेन कर पा रहे हैं, विद इन 1 मंथ ग्रीन जोन में ला सकता है कोई भी। अगर वो अपने इलाके को सेफ रख रहे हैं तो विद इन 1 मंथ क्वारंटाइन करें, ग्रीन जोन में आ जाएंगे, दे आर फ्री टू मूव, कोई दिक्कत नहीं है, उसका हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो इट्स नेसेसरी कि हमारी जब तक जैसे आपने हेल्थ इज, मतलब देयर इज अ सेइंग, if wealth is lost, something is lost, if health is lost, everything is lost। तो हेल्थ का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, वेल्थ हम बाद में देख लेंगे, इकोनॉमी में हमारी सब सही चल रही है। सो थैंक यू दीपक। ओके, तो अब लास्ट रिमार्क में नरेंद्र सर आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप एकेडमिक से भी जुड़े हुए हैं और मैंने सवाल ऐसा उठाया कि कोर्ट्स भी ऐसे, जैसे आप आजकल मैंने देखा भी है, पढ़ाई जो है ऑनलाइन हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से या बाकी ऐप से, तो क्या सर आपको नहीं लगता कि कोर्ट्स चल सकते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से? क्योंकि जैसा कि अक्षय जी ने बोला, नितिन जी ने बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो हाई कोर्ट या अबव है, लेकिन बहुत से स्टेज के मैटर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बेल्स हैं, बेल्स तो आपको नीचे से मिलेंगी बेल जनरली, और वो कुछ क्राइम ऐसे हैं जो पहले हुए थे, डेट जब तक लगती है उनमें समय लग जाता है, तब तक लॉकडाउन हो गया था। तो सर आपको नहीं लगता कि कोर्ट्स कम से कम जो पेंडेंसी थी उस पेंडेंसी को तो खत्म कर देते, क्योंकि अभी भी बहुत से केस पेंडिंग है कोर्ट। ओवर टू यू सर। सबसे पहले मैं इसी चीज से स्टार्ट करना चाहूंगा, ये डिजीज सबके लिए एक है, वेदर दे आर जजेस, नॉर्मल पर्सन, तो उनकी भी अपने लेवल पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपने अभी सुना होगा दिल्ली हाई कोर्ट में जजेस ने जो उनका सेंट्रलाइज एसी था उसको बंद करवा दिया कि देयर मे बी ए चांसेस एनी पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड फ्रॉम इट। एंड सेकंड थिंग, यू ऑल नो अबाउट, इन टाइम में क्राइम बहुत कम हुआ है, मोटर एक्सीडेंट केसेस जीरो है, क्राइम रेट एकदम जीरो है। इन केसेस में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उनके अंदर, बट यस आई ऑल्सो एग्रीड विद यू, वी ऑल नो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी इतने केसेस की पेंडेंसी है, ऑल द कोर्ट्स आर सफरिंग फ्रॉम द पेंडेंसी ऑफ द केसेस। और इस टाइम पे जो डेट ही डेट दे रहे हैं, वेन एवर द लॉकडाउन विल ओपन देयर विल बी फ्लडेड ऑफ द केसेस इनटू द कोर्ट्स। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस या उस प्रॉपर प्रिपरेशन बनानी पड़ेगी, अदरवाइज पहले से ही जो पेंडेंसी थी और इस टाइम की जो डेट्स में इतने ऑर्डर दे के जो पेंडेंसी हो जाएगी, to deal with it we should think about it, the government should take decision, the court should take decision how to handle it. Okay. Thank you. Fantastic. Thank you, sir. So now I would like to conclude the talk, today's talk, by saying लॉकडाउन की लीगैलिटी हमने डिस्कस की पहले पार्ट में, उसमें कुछ इलीगल तो नहीं है। दूसरे पार्ट में हमने फंडामेंटल राइट्स के टच टोन पे उसको देखा कि वो ठीक बैठता है कि नहीं है। सब अलग अलग वक्ताओं का अलग अलग मत था उस पर। और फाइनली नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसा तो यहाँ पे कुछ है नहीं। ऐसे ही और टॉक्स लेके हम आते रहेंगे आप लोगों के सामने। आप प्लीज़ अपनी ओपिनियन, अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं सभी जो हमारे पैनलिस्ट थे, मैं एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप लोग, आपने अपना इतना 1 घंटे का समय निकाला और अपने विचार जनता के साथ आपने साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू दीपक जी।